हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है और कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए कि ये क्यों होता है, हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और वो एग्जाम्पल है हमारा मीथेन। मीथेन को तो सब जानते हैं। कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, राइट। पहले की जितनी भी थ्योरी पढ़ी है हम उसमें मीथेन की स्ट्रक्चर, मीथेन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी क्या शेप होती है ये हमने वीएसपीआर थ्योरी में पढ़ा है। इसमें कितने बॉन्ड बॉन्ड होते हैं, कितने इसमें लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर या एब्सेंट होते हैं, वो हम सब देख चुके हैं पहले। तो जब हम CH4 की बात करते हैं, सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है, 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है। और स्पेक्ट्रोमीटर से हमें ये पता चला, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें ये पता चला कि ये जो चारों CH बॉन्ड हैं, जो चारों के चारों CH बॉन्ड हैं मीथेन के अंदर, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। क्लियर। तो ये बना कैसे था, CH4 कैसे बना था? अगर मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, दिस इज 2 4 6 होता है ना कार्बन, 1s2 2s2 p2 ऑर्बिटल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि भाई जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो बॉन्डिंग के लिए आएगा कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एटम। तो जब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इज 1s1, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग के लिए आएगा तो यहाँ पर 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक पेयर जो है वो एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, इसको अनपेयर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। हमें नहीं लेके जाना, एक्चुअली ये कार्बन जब इसके जो इसके कांटेक्ट में, इसके पास जब 4 हाइड्रोजन एटम आते हैं तो अपने आप ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। नाउ आई विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा p में, क्योंकि इस ये जो s और जो p हैं ये दोनों सेकंड शेल के हैं और दोनों की जो एनर्जी है वो कंपैरेबल है। केवल शिफ्टिंग कंपैरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ही होती है। ऐसा नहीं है कि 1 से उठ के 2 में आ जाएगा। आपको पता है कि जो 1 है फर्स्ट, जो k शेल है और l शेल में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो ज्यादा है, जबकि l शेल के ही s और p में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हम कहते हैं कंपैरेबल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है, और जो ये जंप किया इसे कहते हैं हम प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं होता, जहां रिक्वायरमेंट होता है वहां होता है। CH4 को बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो प्रमोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब हमें पता है कि इसके पास वही 4 हाइड्रोजन आएंगे जिनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी कार्बन से, भाई तभी तो बॉन्डिंग होगी। ये सब पढ़ चुके हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जब मैंने आपको अप्रोच बताई थी उसकी तो ये चीज बताई थी, और ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। लेकिन अभी आपने एक चीज नोटिस की, ये कौन है, S। ये मैंने बनाया 2s और ये है 2p, और ये S है, S है, S है, S। तो आप देख रहे हो जब CH4 बन रहा है तो एक CH बॉन्ड जो बना वो बना है 2s और 1s के बीच में, और 3 CH जो बॉन्ड बने हैं वो बने हैं आपके 1s, हाइड्रोजन वाला बाद में लिख लेती हूँ, 2p और 1s के बीच। क्लियर। अब आप यहाँ देख रहे हो कि चारों जो बॉन्ड है कार्बन के वो एक तरीके से नहीं बन रहे। एक जगह तो 2s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और एक जगह 2p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट होगी एनर्जी। जब स्लाइटली डिफरेंट होगी एनर्जी की तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, स्पेक्ट्रोमीटर हमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या बताइए कि सारे सेम हैं। तो ऐसा कैसे, जब डिफरेंट ऑर्बिटल हैं और डिफरेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये बॉन्ड सेम क्यों आए, उसको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन की जो अप्रोच है उसको दिया था पॉलिंग ने। पॉलिंग ने बताया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल के पास, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए आते हैं, हम ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, बॉन्डिंग के लिए आते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जब वो बॉन्डिंग के लिए आते हैं तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी सेम या फिर कंपैरेबल एनर्जी होती है वो आपस में क्या कर लेते हैं, रिमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं।
अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे गैप बनाया। ये तीनों ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, तीनों की एनर्जी सेम है लेकिन इसकी अलग है इनसे। तो अब क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और उन चारों की एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन सेम होगा। क्लियर? तो अब मैं इसको अगर बनाऊं हाइब्रिडाइजेशन की तरीके से तो क्या होने वाला है, ये अपनी एनर्जी को बॉन्डिंग से पहले इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं, ये 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे और इन 4 नए ऑर्बिटल को, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, दीज आर sp हाइब्रिड। sp, s और p की इंटरमिक्सिंग से बना है sp, sp3। एक s और 3 p की मिक्सिंग से बने हैं, एक s और 3 p की मिक्सिंग से बने हैं। 3 p और 1 s मिक्स हो रहे हैं, यानी कि 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 4 वो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल, वो इंटरमिक्स होंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि सेम है नंबर में और उन सबका नाम सेम होगा। अब जब नाम सेम है तो अब जब हाइड्रोजन आया यहाँ बॉन्डिंग करने के लिए तो हमने ये क्या देखा कि सारे के सारे जो CH बॉन्ड थे वो sp3s ओवरलैपिंग से बने थे, इसीलिए CH4 के सारे CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। अब अप्रोच को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। हमने CH4 के कंटेक्स्ट में समझ लिया, अभी हम समझेंगे और हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या। ये क्लियर हो गया होगा आपको? आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई, नोट कर लिया आपने कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एनर्जी में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे, साइज में सेम होंगे, स्टेबिलिटी में सेम होंगे, एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेलिएंट फीचर हैं, एक बार फटाफट उन पर नजर डाल लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इंटरमिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल गए मिक्सिंग में, 4 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए थे, 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सेम होंगे नंबर में। दूसरी बात, इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग। अगर कार्बन पड़ा हुआ है तो वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता बिना मतलब में। जब उसके पास हाइड्रोजन आएगा, मीथेन बनाने की मर्जी से आएगा, उसके कारण वो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग करेगा, तब करेगा हाइब्रिडाइजेशन। राइट? थर्ड पॉइंट क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हम बात कर चुके हैं। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सारे के सारे सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम एनर्जी के। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, पहली वीडियो से बात कर रहे हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वहीं पर होगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन, वहीं पर होगी ओवरलैप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से ये इस रिपल्शन को, ये हम वैलेंस शेल में भी पढ़ चुके हैं, रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर होकर अरेंज हो जाएंगे, जिससे कि मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री बनेगी। नेक्स्ट, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है जब 2 इंटरमिक्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और ये शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक लोब छोटा होता है और एक बड़ा। नेक्स्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, लेकिन हमने कुछ केसेस में देखा है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये सारे हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, दे शुड बी और बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए।
दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। नोट कर लें इन सबको। और अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते समय, हाइब्रिडाइजेशन कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस। कोई मैथमेटिकल डेटा नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं लगानी हमें। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस और इस प्रोसेस की हेल्प से ही हमने एज्यूम किया कि मॉलिक्यूल की क्या शेप है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी क्यों आ रही है, क्यों कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड सेम होते हैं। तो इस तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री निकाल। अब मैम कभी आप शेप बोल रहे हो, कभी आप ज्योमेट्री बोल रहे हो। बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री और शेप। जब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, अब ये चीजें क्लियर हो। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स कर। ये पॉइंट समझ में आ गया। जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे एनर्जी को, उसी पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहला हमारा है sp। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एक s ऑर्बिटल आपको पता है कि स्फेरिकल होता है। तो p कौन सा आने वाला है? p कौन सा आने वाला है बेटा? स्फेरिकल होने की वजह से ये px के साथ भी इंटरमिक्स हो सकता है, py के साथ भी इंटरमिक्स हो सकता है और pz के साथ भी इंटरमिक्स हो सकता है। बस डिफरेंस इतना होगा कि जिस p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा, ये उसी लाइन पर, उसी जो कोऑर्डिनेट है उसी पर इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है अलाइन हो जाए। क्लियर है ये बात? तो ये एक p ऑर्बिटल है, ये लोब है, और इन दोनों की होगी इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग होने के बाद, क्योंकि दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, वो था इक्वल इन, दिस। अगर ये x है तो ये x प्लेन होगा, अगर ये y है तो ये py प्लेन, सॉरी y प्लेन होगा, और z है तो ये z प्लेन। s का कोई प्लेन नहीं है, s तो स्फेरिकल है। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, दिस वन एंड दिस वन, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सेम हो गए नंबर में। ये बात हमारी हो गई। बॉन्डिंग के टाइम होगा। तीसरी बात हमने कही कि इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप सेम है दोनों। देखो, ये स्फेरिकल था, ये डंबल था, लेकिन जो हमारा बना वो हर बार यही बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर हमने कहा कि एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। बिल्कुल, ये दो ऑर्बिटल बने थे, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, और दो ऑर्बिटल मैक्सिमम रिपल्शन किस एंगल पर कर सकते हैं? 180 डिग्री पर। एक दूसरे को लीनियरली अरेंज करेंगे। एंगल क्या होगा इनके बीच में? मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री आ गई यहाँ पे लीनियर। तो आपको क्या याद रखना है? sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p की मिक्सिंग हुई और लीनियर ज्योमेट्री बनी, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ पर देखते हो? एग्जाम्पल देखते हो आप बेरियम क्लोराइड के केस में, BeCl2 के केस में, आप इसको देखते हो CO2 के केस में, HCN के केस में। ठीक है, यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इनमें परसेंटेज s करेक्टर 50% होता है और परसेंट p करेक्टर भी 50% होता है। दोनों 50-50% करेक्टर रखते हैं इन sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा sp2। sp2 यानी कि एक s और दो p की मिक्सिंग हमने करानी है। एक s और दो p की हमें क्या करानी है? मिक्सिंग करानी है और हाइब्रिडाइजेशन। sp2, ठीक है, इंटरमिक्स करेंगे। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तीन एटॉमिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 नए sp2
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। वहां पर 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था तो 2 बने थे, एक px और एक py। ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, एक एस px और py, ऐसा आपको पता है ये होता है, ठीक है। और एक हो गया हमारा px, अगर मैंने इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है तो x को, और एक हो गया हमारा ये py, ठीक है। इन तीनों की होगी कॉम्बिनेशन, इंटरमिक्स करेंगे अपनी एनर्जी को। ये शेप बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, ये शेप बनेगी। थोड़ी 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से रिपेल करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को कहाँ रख सकते हैं, 120 डिग्री एंगल पर रख सकते हैं। कहाँ पे रख सकते हैं, 120 डिग्री एंगल पर रख सकते हैं। इससे ज्योमेट्री क्या आने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आने वाली है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आने वाली है। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर अरेंज हो जाएंगे और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देंगे मॉलिक्यूल की। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये मिलता है आपको देखने के लिए BF3 में, ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। ये आपको मिलता है, एग्जाम्पल लिख लें, BF3 में देखने को मिलता है। अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की यहाँ पे बात करूँ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा इस केस में, 33.33% होगा। और अगर मैं पी कैरेक्टर की बात करूं तो 66.66% पी कैरेक्टर होगा इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा sp3 की बात करेंगे। एक s और p के तीनों इस बार इन्वॉल्व हो जाएंगे। p के तीनों ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो एक s, इसको sp3 कर दो, एक हमारा s होगा, एक हमारा p होगा, ये p हमारा, और ठीक है pz, px, py, ठीक है। यहाँ पे जेड को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, जनरली आपने अगर नहीं दे रखा तो जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ले, राइट। और अगर आप जिसको मान रहे हैं नहीं तो फिर वो मेंशन कर दो। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्या शेप होने वाली है, एंगल, ये एक दूसरे से 4 ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाएंगे एक दूसरे से, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाएंगे। और इस शेप को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें मिलेगी इन द केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp3 हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिली, बॉन्ड एंगल हमें मिल गया 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर मैं बात करूं एस और पी कैरेक्टर की तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर 25% है और परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर 75% है। एंड दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, CH4 में। हाँ जी, एग्जाम्पल इज CH4। मीथेन के अंदर आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डन। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, हमने sp यूज कर लिया, तीनों p भी आ गए। अब की बार आएगा एक और एक d साथ में, एक d साथ में आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल px मिक्स होगा, py मिक्स होगा, pz मिक्स होगा। d का कौन सा मिक्स होगा, d का कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होने वाला है, यहाँ पे d का जो ऑर्बिटल मिक्स होने वाला है बेटा उसका नाम है
डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर आपको पता है जो डी जेड स्क्वायर होता है अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होता है, एक्सियल ऑर्बिटल होता है और जेड प्लेन में लाई करता है। अभी आपको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगी कि क्यों डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है, एक्स वाई ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। यहाँ पर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे हैं, तो 5 न्यू sp3d, सबका नाम sp3d हो, पांचों का नाम sp3d होगा। अब ना कोई s है, ना कोई p है, ना कोई d है, सब खत्म हो गए, सब खो गए। बना कौन सा नया, नया जो बना है दैट इज sp3d, पांचों के नाम sp3d है ना। सारे के सारे क्या है, इस तरह के ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस है, दिखी आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये कौन सा, ये कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, सब बराबर है, एक जैसे हैं। तो 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, राइट। अब इनकी शेप देखते हैं ये किस तरह से अरेंज करेंगे। ये अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में, और ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में 3 ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं और 2 ऑर्बिटल जेड प्लेन में अपने आप को अरेंज करते हैं। ये बात क्लियर हुई। दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब देखो एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में डी एक्स पी एक्स जो है एक्स वाई प्लेन में आ गया, पी वाई भी एक्स वाई प्लेन में आ गया, और एस तो रख लेते हैं हम एक्स वाई प्लेन में क्योंकि एस तो किसी भी प्लेन में जा सकता है। अब जो ये 2 जेड प्लेन में गए हैं तो उसमें पी जेड जाएगा, और अब आपको समझ में आ गया डी जेड स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि जो डी जेड स्क्वायर है यही एक ऐसा ऑर्बिटल है जो केवल जेड प्लेन में लाई करता है, और हमें यहाँ पे जेड प्लेन वाला चाहिए था जो जेड प्लेन में लाई करे। बताइए समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। अब इसमें 2-3 चीजें मुझे आपको बतानी है। पहली बात, जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट, जिसको हम TBP कह रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे, 2 तरह के बॉन्ड। जो ये तीनों ऑर्बिटल जो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो 3 ऑर्बिटल हैं एक्स वाई प्लेन में, वो क्योंकि तीनों ऑर्बिटल मैक्सिमम अपना एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, और जब 3 ऑर्बिटल मैंने पहले भी बताया था एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में एंगल क्या है 120 डिग्री। तो 3 बॉन्ड पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 3 बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री। क्लियर हुई। 3 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। और जो 2 ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके ऊपर और जो नीचे जो प्लेन है, तो जो ये ऊपर वाला है इस प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, जो नीचे वाला है वो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो जो 2 बॉन्ड एंगल है हमारे, 2 बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। क्लियर हुई ये बात। यहाँ पर अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी यहीं पे बता रही हूँ। वैसे VSPR थ्योरी में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, वहाँ पर कैसे इस जो ये शेप है अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं ऑर्बिटल्स, कैसे एक ऑर्बिटल की 2 ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ जाती है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जाके अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियो VSPR थ्योरी का आई थिंक पार्ट 2 आप उसे जाकर देखें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर भी बताऊंगी। ये जो 2 हैं एक्स वाले, सॉरी जेड प्लेन वाले, ये जो दोनों हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल, दिस इज द एक्सियल, और इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। जो ये 3 हैं, ये जो 3 जो हैं एक्स वाई प्लेन में, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल ऑर्बिटल एंड दीज आर एक्सियल ऑर्बिटल। तो जो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो जेड वाले होते हैं, ये थोड़े से ज्यादा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। क्या हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा दूर हो जाते हैं। इस वजह से जो एक्सियल बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन। तो ये एक एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनती है, सारे सेम नहीं होते। ये वाले जो बॉन्ड है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, है ना, और जो ये प्लेन में रहते हैं वो तीनों एक साइज के होते हैं। क्लियर हो गई। PCL5 इसका एग्जाम्पल है, और आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है NCERT की बैक एक्सरसाइज में भी है कि PCL5 के 2 बॉन्ड लंबे और 3 बॉन्ड छोटे क्यों होते हैं, मतलब कंपैरेटिव टू जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से छोटे क्यों होते हैं। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बेंड थ्योरी भी एक्सप्लेन की हुई है। आप जाएं और VSPR थ्योरी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखें। मैं यहाँ पर भी जो
ऊपर आपको लिंक दे दूंगी उस वीडियो की, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। बॉन्ड एंगल दो तरह के होते हैं, क्योंकि बॉन्ड सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, इसलिए दिस शेप इज एसिमेट्रिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे कि अभी तो एक डी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ था, अब यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो नेक्स्ट इंटरमिक्स होने वाला है dx स्क्वायर माइनस, तो एक s px py pz dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन सब का नाम क्या होगा? सबका नाम sp3d2 होगा। ना कोई s है ना कोई p है, ऑल आर sp3d2। क्लियर होगी ये बात? समझ आ गई? अब जब ये 6 ऑर्बिटल एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो देखते हैं किस शेप में अरेंज करते हैं, क्या ज्योमेट्री आने वाली। 4 ऑर्बिटल हमारे एक्स वाई प्लेन में होंगे और 2 ऑर्बिटल हमारे जेड प्लेन में होंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब कहोगे मैम वो छोटे वाला लोब तो दिखाई नहीं दे रहा, बड़े वाला, बेटे वो इसके पीछे छिप गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3D स्ट्रक्चर तो नहीं आपको दिखा सकती, उसके पीछे छिप गया है, लेकिन सबकी शेप यही है इन ऑर्बिटल्स की। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो 4 ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में कौन कौन से गए? एस तो चला ही जाएगा, पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 4 ऑर्बिटल रहेंगे हमारे एक्स वाई प्लेन में, और जो ये प्लेन से बाहर निकले हुए हैं, जो ये ऊपर और नीचे वाले ऑर्बिटल है, वो है हमारे पी जेड और डी जेड स्क्वायर। अब जो ये शेप बनी है इसको कहते हैं, जो ज्योमेट्री बनी है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसमें सारे जो आपके, जो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें सारे के सारे जो आपके बॉन्ड होते हैं ना, वो बॉन्ड एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। देखिए कैसे, ये तो आपको पता ही है, जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो अपने प्लेन से 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 2 तो ये 90 डिग्री वाले आपको पता चल गए। और ये जो स्क्वायर के अंदर चारों रखे हुए हैं, ये चारों भी अपने आप को अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे को रिपेल करें, अरेंज करें, तो 90 डिग्री ही एंगल बनाएंगे। तो हर एक एंगल यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। तो ऑल 6 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कौन सा आया? 90 डिग्री आया। सिमेट्रिकल आया क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम है। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3d2। ज्योमेट्री आपकी हो गई, ज्योमेट्री हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल होता है SF6। SF6 एस इज ए सेंट्रल एटम। एस में जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो 6 फ्लोरीन के बैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो उसके पास है अनपेयर्ड, उसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप होने से पहले सल्फर के जो 6 ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि भाई SF6 की अगर मैं बात करूं, तो सल्फर के तो ऑर्बिटल होंगे sp3d2, ठीक है, 6 के 6 ऑर्बिटल। और फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन इज अ 9 2 5 सॉरी 9 है, तो ये हो गया आपका 2 7, राइट। तो 2s2 p6 1s2 यहाँ लिख देते हैं, 1s2 2s2 p5। अगर मैं p के बनाऊं 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ये वाला खाली है। तो ये हर एक f का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्डिंग बनाएगा। और इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होगी? ये होगी sp3d2p बॉन्ड। क्लियर हो गई? sp3d2 s के ऑर्बिटल है, और ये जो p है वो किसका है? f का ऑर्बिटल। f को इंटरमिक्स करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती इंटरमिक्सिंग नहीं होनी है। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब इसमें 3 3 6 ए और 1 7
ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और एक और आ जाएगा DXY। कौन सा आ जाएगा? DXY। कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया? 7 ने। 7 न्यू sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अब ये 7 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे होंगे जिससे कि रिपल्शन जो हो वो मिनिमम हो, रिपल्शन जो हो वो मिनिमम हो। देखिए क्या शेप आती है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की। 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल तो XY प्लेन में अरेंज होंगे। 5 ऑर्बिटल तो XY प्लेन में अरेंज होंगे और 2 प्लेन से बाहर अरेंज होंगे। दिस इज द XY प्लेन जिसमें हमारे अरेंज है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। कौन कौन से हैं XY प्लेन में? S PX PY DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DXY। ये चीजें भी आपको याद रखने की कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं इंटरमिक्सिंग में। इस पर भी बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो 2 ऑर्बिटल है हमारे वो हमारे प्लेन से क्या होंगे? बाहर होंगे। वो एक ऊपर और एक नीचे। ये कौन से हमारे? एक PZ है और एक है हमारा DZ स्क्वायर। ये जो दोनों है ये हमारे प्लेन से बाहर वाले दोनों। क्लियर? ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम एंड दैट इज 72 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 72 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल हो गया हमारा 72 डिग्री। यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है? इस ज्योमेट्री को कहते क्या है? ये होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम है इसका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिन्होंने एनर्जी को मिनिमाइज करके अरेंज कर लिया अपने आप को, और जो हम इसकी वजह से हमें जो ज्योमेट्री मिली दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल हमें मिला वो मिला हमें 72 डिग्री। ठीक है? अब 72 डिग्री हमें सॉरी जो प्लेन में है, सॉरी जो प्लेन में है उनमें 72 डिग्री है। जो प्लेन के अंदर है, प्लेन में कौन कौन से? 5। तो 5 बॉन्ड एंगल तो हमें 72 डिग्री मिलेंगे, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो 2 बॉन्ड एंगल हमें मिलेंगे 90। राइट? एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल IF7 इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। एग्जाम्पल है IF7 फॉर दिस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया आपको हाइब्रिडाइजेशन? नोट किया आपने मेरे साथ साथ? आपको क्या क्या याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या याद रखना? जितने मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही बनेंगे। ठीक है? केवल वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए एक रेगुलर शेप में अरेंज हो जाएंगे और उनमें बॉन्ड एंगल भी अलग अलग होगा सभी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और वो सब आपने यहाँ पे देख लिया होगा और समझ लिया होगा। एक बार हम इसका जिस्ट देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मैंने जब VSCPR थ्योरी आपको पढ़ाई है ना बेटा, वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया स्टेरिक नंबर निकालने का। स्टेरिक नंबर निकालने के फॉर्मूले से ही भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। आप उस वीडियो को जरूर देखें जाके, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाले। V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, where V is the number of valence electron of central metal atom, central atom. M is a मोनोवेलेंट एटम, मतलब जो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। C इज अ चार्ज ऑन केटायन, A इज अ चार्ज ऑन एनायन। राइट? स्टेरिक नंबर के हिसाब से अगर मैं यहाँ स्टेरिक नंबर लिखूं, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखूं और मैं यहाँ लिखूं ज्योमेट्री, तो अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री लीनियर होगी। आपने टेबल बनानी है मेरे साथ साथ। 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी या शेप होगी। यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे। बताऊंगी कि कहाँ पर डिफरेंट होंगे। ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट भी होंगे बेटा। और इट इज sp2 sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल 5 मिक्स होंगे तो sp3d2 एंड दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 पे आएगा sp3d3 दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और 7 पे आएगा sp3
क्या कर दिया यार, sp3d2, sp3d3 and that will be the pentagonal bipyramidal. Then स्टेरिक नंबर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से हमें उसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री या शेप पता चल जाएगी, और बॉन्ड एंगल भी हमें पता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 120 पे अरेंज होते हैं, ये 109 डिग्री 28 मिनट पर अरेंज होते हैं। ये हो गए आपके बॉन्ड एंगल, यहाँ आएगा 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये सब हमने कर लिया। लेकिन क्या मैम सारे कंपाउंड बस इतने से हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं? बेटा सारे कंपाउंड और भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और क्या सारे कंपाउंड इतने ही शेप शो करते हैं? नहीं, और भी शेप शो करते हैं। तो कैसे पता चलने वाला है? जो स्टेरिक नंबर मैंने लिखा है, जो हाइब्रिडाइजेशन हमने बात की, मैंने वहां पे किसी में भी लोन पेयर की बात नहीं की। अगर लोन पेयर स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो शेप चेंज हो जाएगी। फिर से कह रही हूँ, VSEPR थ्योरी हमें यही बताती है कि लोन पेयर कैसे शेप को चेंज करता है। वहां पे हर एक लोन पेयर के साथ शेप को चेंज कैसे होता हुआ देख रहे हैं हम, वो मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको लेकिन स्टेरिक फैक्टर के 2 फॉर्मूले फटाफट इसी वीडियो में बताने वाली हूं। अगला, आपको अगर ये निकालना है कि लोन पेयर कितना होगा, तो आपको स्टेरिक नंबर में से m माइनस करना है और d माइनस करना है। m है मोनो, वहां भी बताया मैंने, मोनोवेलेंट एटम से जुड़े हुए जो एटम होंगे मोनोवेलेंट बॉन्ड से, और d जो डाइवेलेंट बॉन्ड है, जो डाइवेलेंट बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, आपको लोन पेयर पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको लोन पेयर पता चलेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर लोन पेयर है तो बेटा शेप चेंज हो जाएगी। फटाक से एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालूं हाफ, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। तीनों के तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो m यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई कैटायन पे चार्ज नहीं, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 8 4। स्टेरिक नंबर 4 आया है। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, ये हम बात कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। ठीक है, स्टेरिक नंबर से तो शेप क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होती है क्योंकि अभी मैंने लोन पेयर नहीं निकाला। अगर मैं लोन पेयर निकालूं तो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है। मोनोवेलेंट एटम से कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 3 डाइवेलेंट एटम से तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो लोन पेयर आ गया एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो जरा मैं शेप बनाओ, इसकी शेप बनाते इसकी। ये अमोनिया हो गया, 3 हाइड्रोजन। आपको पता, आप कहोगे मैम लोन पेयर इधर क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगा रहे हो आप? लोन पेयर बात कर चुके हैं, VSPR थ्योरी फिर से कहूंगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है कंपैरेटिव टू बॉन्ड पेयर, इसलिए लोन पेयर ज्यादा दूर जाकर अरेंज हो जाते हैं। अब लोन पेयर कभी भी शेप को रिप्रेजेंट नहीं करते, ध्यान रखें। सिग्मा बॉन्ड ही शेप को बनाएगा, बताएगा शेप के बारे में। पाई बॉन्ड और लोन पेयर शेप को डिफाइन नहीं करते, तो लोन पेयर को हमने छुपा लिया और जो हमारी शेप आ गई वो आप देख लो क्या आई है, दैट इज पिरामिडल। तो शेप यहाँ पर पिरामिडल होगी। तो शेप की बात हम वहां करेंगे जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से कुछ और ज्योमेट्री आ जाए, डेविएशन हो जाए ज्योमेट्री में, तो वहां पर शेप और मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहने वाला है, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। अब आपने देखा मीथेन और अमोनिया बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट जो मीथेन है आपका वहां पर टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री और शेप, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज पिरामिडल। शेप इज पिरामिडल। बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। वहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यहाँ पर 107 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है इन केस ऑफ अमोनिया। बॉन्ड एंगल का डिटेल में हमने VSEPR थ्योरी में जिक्र किया है, सारे एक्सेप्शंस वहां पर किए हैं, और आई होप हाइब्रिडाइजेशन की सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, बेटा आपको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।